बेगूसराय में बिगड़ती लॉ इन ऑर्डर का इस सरकार बनने के बाद लॉ इन ऑर्डर पर कंट्रोल होगा बेगूसराय में? ये तो कहने वाले पूरा टीवी आप ही लोग चला रहे हैं। जो हमारे कानून मंत्री हैं खुद कानून में फंसे हुए हैं। तो जब वो कानून से उबरेंगे तभी तो दूसरे के ऊपर कानून व्यवस्था का नियम पालन की बात करेंगे। तो अभी तो स्वयं वो ऐसे लोगों को बना चुके हैं जिस पे कहना भी हम लोगों का अपराध ही होगा, क्योंकि अपराधी को यदि अपराध के श्रेणी में अपराधी को ही कानून मंत्री बना दिया जाए तो फिर किस कानून की बात हम करेंगे? उनके हिसाब के कानून की बात करेंगे कि स्वच्छ बिहार और स्वच्छ भारत की कानून की बात करेंगे। आपकी भी सरकार मोदी जी ने कहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ रोजगार का सृजन हुआ? रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार नौकरी कौन सा नौकरी? प्राइवेट नौकरी या जनरल नौकरी? आज बिहार के अंदर में जितना युवा बेरोजगार हैं पढ़ लिख करके, उनके हाथ में कोई कम नहीं है। बेरोजगार तो पूरे देश में है। तो जब पूरे देश में बेरोजगारी है तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसमें कौन जाते हैं? हमारे युवा जाते हैं, कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं। अभी राज्य के अंदर में फर्टिलाइज़र का निर्माण हुआ, NTPC का निर्माण हुआ, IOCL में विस्तार हुआ, ये सड़क बन रही है, 6 लेन पुल बन रहा है। इस बेगूसराय के अंदर देख लीजिए जितना बड़ा विकास केंद्र ने दिया है। क्या वहाँ काम करने वाले बेगूसराय और बिहार की जनता है, कहीं बाहर जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। अभी इस वक्त मेरे सामने है भाजपा के वरिष्ठ नेता आशुतोष पोद्दार उर्फ हीरा जी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं आज के बदलते राजनीति पर। हीरा जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपके फ्रंट लाइन की ओर से, पूरे बेगूसराय के ज़िले की ओर से, जिला वासियों की ओर से उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार में जो अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, बदलते घटना राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक का हमको स्मरण है कि सन 2013 जब देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था, अति पिछड़ा के नाम पर देश के अंदर में राजनीति जब खड़ी हो रही थी, तो उस समय भी कमोवेश बिहार के उस समय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ बने थे नीतीश कुमार जी, और उनके पेट में दर्द उठ गया। उनको क्या लगा कि अति पिछड़ा का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, जबकि यदि बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो वैश्य के अंदर जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनकी संख्या जितनी बड़ी है उतनी सिर्फ नीतीश जी की संख्या बड़ी नहीं है। लेकिन अवसर के नेता नीतीश कुमार जी 2013 में भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किए, सत्ता से बाहर चले गए, और उनके जाने के बावजूद भी बिहार की जनता प्रचंड बहुमत दे करके 2014 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुलंद करने का प्रयास किया, और वर्तमान परिदृश्य भी यही नज़र दिखाई पड़ रहा है। और उस समय हमको याद है कि उस समय भी नीतीश जी को मात्र 2 ही सीट आ पाई थी। इसीलिए बिहार संपूर्ण देश के विकास की कड़ी से जुड़ा हुआ है, और आने वाले समयों में भी न अति पिछड़ा न पिछड़ा अगड़ा सभी विकास के कड़ी से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हैं। और इसका सीधा परिणाम है 2024 में पुनः जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा। जेडीयू भाजपा का जो ब्रेकअप हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसमें विचित्र घटनाएं बिहार के अंदर घटी है। बिहार के अंदर नीतीश जी की जो छवि थी, चाहे वो अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अक़लियत समाज हो, दलित समाज हो, लेकिन इन दिनों जो नीतीश जी ने एजेंडा के माध्यम से राजद का साथ दे करके बिहार के जनता को जो गुमराह किया है, हमको लगता है कि नीतीश जी का यह राजनीतिक डेथ पॉइंट है। नीतीश जी तो महागठबंधन से चुनाव जीतकर फिर एनडीए की ओर गए, वही फिर घटनाक्रम किए जो एनडीए से फिर राजद की ओर आए। यही तो मैं कहना चाह रहा था, राजनीतिक डेथ किसको कहते हैं? यदि उन्होंने 2015 में जब राजद के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी
बेगूसराय में ही हम कहीं से 15,000 से कहीं 20,000 से हारे। वो मेरा हार नहीं था। उस समय का वोट प्रतिशत देखिएगा तो पिछले चुनाव से मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ था। हमारा उस दृष्टिकोण में कहना है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक डेथ हुआ जब 15 में उन्होंने राजद के साथ सरकार बनाई और 2 वर्षों के अंदर में उनको लगा कि जो सुशासन बाबू के नाम से हम प्रचलित हैं, राजद के साथ हमारा यह संपूर्ण जो हमारे ऊपर जो हमको बिहार के अंदर आम जनता ने मेडल दिया, विश्वास किया, ये समाप्त हो जाएगा। और उनको अच्छी सरकार चलाने के लिए भाजपा जैसे सहयोगों की आवश्यकता थी और उन्होंने छोड़ करके एनडीए गठबंधन को स्वीकार किया। और आज किन कारणों से हम बिहार की जनता जानना चाहती है आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नीतीश जी कौन सा ऐसा विषय आ गया जो आप महागठबंधन के पात्र बन गए, महागठबंधन के सारथी बन गए। बिहार की जनता इस महीने पे आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी और आगामी आने वाले 2024 और 25 में पूरे बिहार का परिणाम दिखाई पड़ेगा, उसमें हाशिए पे नजर आएंगे। नीतीश कुमार ने कहा जो बीजेपी के साथ मैं असहज और मजबूर महसूस कर रहा था। असहजता कुछ बिंदुओं पे है, उनको लगा होगा कि असहजता है तो बैठ करके बातचीत किया जाता। आज जिले के अंदर में संगठन अभी तो देख लीजिए उनको कौन विषय पे असहज आ रहा था। कोई ऐसा विषय रहा होगा ना बिहार के अंदर में, अरे बिहार में आप बेहतर काम कर रहे थे, बेहतर जनता का विकास हो रहा था और आपको भाजपा के साथ यदि असहज हो रहा था तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। आपको 2017 में एनडीए से गठबंधन ही नहीं करना चाहिए था। आज वो असहज यदि लग रहा है, आज कोई विशेष ज्ञान तो प्राप्त हो नहीं गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने एक जो देश के अंदर में विकास की योजना से जो सरकार का निर्माण जब शुरू हो गया तो फिर पुनः जातीय बंधन से जोड़ करके बिहार की राजनीति को महागठबंधन में जुड़ने का मुख्य उनका कारण रहा कि 2000 से जो आज तक 22 तक की सरकार थी, यह पुनः 1994, 95, 98 के बिहार को बनाना चाह रहे थे और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को महसूस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हो गया होगा और महागठबंधन के साथ साथ हो रही है। कोई बिहार का विशेष न फायदा होने वाला है न भला होने वाला है। क्या आपको लगता है जो बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है? बिहार में एक एक मतदाता का अपने आप में चेहरा बड़ा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि छोड़ लीजिए, आपको याद होगा कि जब लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो दिन और रात यही लगता था कि लालू जी का अंत ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की मतदाता समझदार हो गई है, चाहे वो अक़लियत समाज का हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ये अगले समाज के हों, सभी समझते हैं कि बिहार में अब किसकी सत्ता की आवश्यकता है। इसीलिए इस प्रकार की राजनीति करने वाले का राजनीतिक हत्या हो गई। आगे नया बिहार नया विकास के साथ प्रस्तुत होगा, जिसका वर्ष होगा 2025। महागठबंधन का क्या भविष्य लगता है आपको? महागठबंधन का भविष्य मैं क्या कहूँगा, जिस दिन से सत्ता में आ गई है सरकार, आप बेगूसराय ले लीजिए या बिहार के अंदर किसी जिले को ले लीजिए, ये हम कहेंगे तो हो सकता है कि हम आरोप लगाएंगे, हमारी प्रतिस्पर्धा होगी। आम जनमानस में जो मतदाता आम हैं उनके अंदर अब चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश जी ने बहुत बड़ा अपराध किया, नीतीश जी ने बिहार की जनता को ठग लिया और यह हत्या बलात्कार जो हो रही है इसका सारा श्रेय अब नीतीश जी के ऊपर जाने लगा है। राजद को इस में नहीं देख रहा है। राजद तो हारा हुआ था, वो तो बैठा हुआ था, उसको ला करके बिहार को अस्थिर करने का उन्होंने काम किया है और यह सारा ठिकरा अब यहाँ की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पे ठोक रही है। नीतीश कुमार मोदी जी के समानांतर खड़े होंगे? समानांतर तो उसी में हो सकता है जिसमें दोनों चीज़ में बराबरी हो। यदि सिर्फ जातीय बंधन से समानांतर की बात यदि चर्चा करें तो ये तो बेमानी है। यदि देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जो विकास कर रहे हैं तो नीतीश जी को भी सहयोग लेकर के करना चाहिए था। और अभी तो बड़ा स्वर्णिम काल था, ये आगे आने वाले 2022 से 25 तक में विधानसभा और बिहार का भविष्य की बात थी। आप दो डबल इंजन की सरकार थी, आप राज्य के अंदर में उच्च शिक्षा नीति लाते, उच्च स्वास्थ्य नीति लाते, बेरोजगारों को रोजगार देते। आप जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे
अब से 2 लाख रोजगार सृजन नहीं हो रहा था। आप महागठबंधन के सारथी क्या बने, 10 लाख उधर तेजस्वी कर रहे हैं, 10 लाख नीतीश जी कर रहे हैं। आपकी भी सरकार, मोदी जी ने कहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ रोजगार का सृजन हुआ? मतलब रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार, नौकरी। नौकरी कौन सा नौकरी? प्राइवेट नौकरी या जनरल नौकरी? आज बिहार के अंदर में जितना युवा बेरोजगार हैं पढ़ लिख करके, उनके हाथ में कोई कम नहीं है। बेरोजगार तो पूरे देश में है। तो जब पूरे देश में बेरोजगारी है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसमें कौन जाते हैं? हमारे युवा जाते हैं, कहीं बाहर से तो आते नहीं हैं। अभी राज्य के अंदर में फर्टिलाइज़र का निर्माण हुआ, एनटीपीसी का निर्माण हुआ, IOCL में विस्तार हुआ, ये सड़क बन रही है, 6 लेन पुल बन रहा है। इस बेगूसराय के अंदर देख लीजिए जितना बड़ा विकास केंद्र ने दिया है। क्या वहाँ काम करने वाले बेगूसराय और बिहार की जनता है कहीं बाहर जा रहे हैं? निश्चित रूप से जिन नौकरी के परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाहते हैं, जितनी नौकरियां हैं उसका कंपटीशन भी निकल रहा है, और जिन क्षेत्रों में हमारे ट्रेंड युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है उन क्षेत्रों में नित नए निर्माण हो रहे हैं और हमारे युवा उससे जुड़ रहे हैं। यह तो सिर्फ ढकोसला है नेताओं का कि रोजगार नहीं है। बेगूसराय में बिगड़ती लॉ इन ऑर्डर का इस सरकार बनने के बाद लॉ इन ऑर्डर पर कंट्रोल होगा बेगूसराय में? ये तो कहने वाले पूरा टीवी आप ही लोग चला रहे हैं। जो हमारे कानून मंत्री हैं खुद कानून में फंसे हुए हैं। तो जब वो कानून से उभरेंगे तभी तो दूसरे के ऊपर कानून व्यवस्था का नियम पालन की बात करेंगे। तो अभी तो स्वयं वो ऐसे लोगों को बना चुके हैं जिन पे कहना भी हम लोगों का अपराध ही होगा। क्योंकि अपराधी को यदि अपराध के श्रेणी में अपराधी को ही कानून मंत्री बना दिया जाए तो फिर किस कानून की बात हम करेंगे? उनके हिसाब के कानून की बात करेंगे कि स्वच्छ बिहार और स्वच्छ भारत की कानून की बात करेंगे? चर्चा में है, आप मेयर पद के दावेदार हैं, कहाँ तक सत्य? देखिए, मेयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न मेयर चुनाव में हम कोई सहभागिता ले रहे हैं। हाँ, हमारा एक निश्चित बेहतर प्रयास होगा, जन जन तक यदि जाना पड़ेगा तो जाऊंगा भी, लेकिन बेगूसराय शहर को जो बेहतर 5 वर्षों तक चला सकें, जो आम जन की भाषा को समझ सकें, जो धनबल और बाहुबल से ऊपर हो, जो सामान्य लोग के लिए समान रूप से मिल सके, वैसे लोगों के पक्ष में हम लोग काम करेंगे और वैसे लोगों को मेयर के लिए आम लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि धनबली बाहुबली से तो कम से कम इसको दूर कीजिए। तो आप राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो आप मेयर पद पर क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? हमारी एक लड़ाई अभी अधूरी है। हम वह लड़ाई 2020 में लड़े हैं विचारधाराओं के विरुद्ध। पुनः वह लड़ाई हमारी 2025 में मिलेंगे, नए इरादों के साथ, नए वादों के साथ, जन विकास के साथ। 2025 का मेरा ऐलान रहे। तो आपका इरादा है विधानसभा चुनाव लड़ने का? निश्चित रूप से। मैंने जब पार्टी से बगावत करके भी निर्दलीय के रूप में जन समाज के अंदर जो विचारधारा थी उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने पद का भी त्याग किया, और यदि हम पार्टी के अंदर बने रहते तो निश्चित प्रदेश पार्टी हमको, पार्टी में लगातार हमने काम किया था, निश्चित एक अलग जगह मिलता। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, हमने चुनौती देते हुए चुनाव लड़ा, और पुनः इसीलिए आगे 2025 में जनता के संपूर्ण विकास के लिए पुनः प्रस्तुत हम होंगे। बेगूसराय की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? बेगूसराय संपूर्ण समस्याओं से घिरा हुआ है। हमने कहा किस किस पे आप, और कला संस्कृति पे बात कीजिए, धर्म पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, सब पे विकास अधूरा है। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे दल के हों या हमारे विपक्ष के दल के हों, दोनों की आवश्यकता है बेगूसराय के संपूर्णता से विकास करने का। और हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि बेगूसराय के अंदर एक जो विश्वविद्यालय की परिकल्पना थी उसका निश्चित रूप से सिर्फ खाना पूर्ति नहीं हो, उसका सम्यक दृष्टिकोण से काम हो। जयमंगला गढ़ के विषय में हमने कहा था कि जयमंगला गढ़ में वहाँ की रेल सेवा से जोड़ा जाए। यदि रेल सेवा तो पर्यटक का बढ़ावा होगा, आम जन का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ढेर ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ की जन समस्या को छोटा छोटा कम करने से बेगूसराय का चहुमुखी विकास हो सकता है। अभी आप पार्टी में बने हैं? पार्टी के विरुद्ध तो चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी न उस समय निकाल पाई
और सबसे तो ये बेहतर बात रही कि अभी अभी गया के अंदर प्रशिक्षण वर्ग था और उस प्रशिक्षण वर्ग में भी मेरे नाम का वहाँ कार्ड बना हुआ था। हमें सूचना किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, तो नहीं दे पाए, इसके लिए खैर कोई बात नहीं है। और प्रदेश नेतृत्व से मिलने के बाद उन्होंने सीधा कहा कि आशुतोष जी आप पार्टी में यथावत हैं, तो हम अपने आप को भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ने के बाद भी सम्मानपूर्वक हमको पार्टी से बाहर यदि नहीं किया तो हम भी बुलंदी से पार्टी का दामन पकड़े ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अभी हमसे बात कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता आशुतोष कुमार उर्फ हीरा पोद्दार जी। इन्होंने बेबाकी से बात किया, विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने खुलासा किया। यार चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनका ध्यान 25 की ओर है। ये विधानसभा की चुनाव लड़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।